रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी कोटि और अणुसंख्यता भिन्न भिन्न होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि और अणुसंख्यता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोटि व अणुसंख्यता दोनों क्या हो, भिन्न भिन्न हो, छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। आप देखो एग्जांपल से अपना समझने की कोशिश करते हैं। वो एग्जांपल जैसे एस्टर का लेते हैं, CH3COOC2H5 प्लस H2O, तो ये बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। अब पहली चीज तो अपने को पता है कि हमेशा क्रिया कारकों के सांद्रताओं के समानुपाती समानुपाती होता है। अब क्रिया कारक यहाँ पर एस्टर है और ये जल है। जल यहाँ पर क्या है, अधिक्य में है। जल क्या है, अधिक्य में है। या फिर आप पद की बात करें तो वेग निर्धारक पद में ओनली एस्टर ही काम में आता है। कौन काम आता है, एस्टर ही काम आता है। जल का अणु उसमें अभिक्रिया में काम में नहीं आता। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो इसकी कोटि होती है A, यानी ये कोटि ओनली अभिक्रिया कोटि किस पर निर्भर करती है, CH3COOC2H पर एस्टर पर निर्भर करती है, जल पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि H2 यहाँ पर क्या है, आधिक्य में है। जबकि अणुसंख्यता की बात करें, तो एक और एक दो अणु है, तो इसकी अणुसंख्यता कितनी होती है, 2। तो ये अभिक्रियाएं छद्म कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी कोटि और अणुसंख्यता क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ये अपन ने एग्जांपल लेके कर लिया जिसके अंदर ये वाला होता है, जिसमें ये कोटि क्या हो गई, इसकी 1 और अणुसंख्यता कितनी हो गई, 2। ऐसा एग्जांपल आप और भी करना चाहो तो भी अपन बहुत सारे एग्जांपल है जिनको कर सकते हैं। एस्टर का है, सुक्रोज ग्लूकोज वाला है, उसमें भी बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर रासायनिक कर सकते हो। या आप करना चाहो तो H2 प्लस Cl2, ये प्रकाश की उपस्थिति में HCl। यदि इसकी बात करूं तो इस अभिक्रिया की कोटि की बात करूं तो वो है 0, जबकि अणु संख्यता की बात करूं तो कितनी है, 2। ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और इन दोनों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये है छद्म कोटि अभिक्रिया। अगला टॉपिक है अपना अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना इसको। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है क्रिया कारकों की सांद्रता। याद करते चलो साथ के साथ इसको, क्रिया कारकों की सांद्रता। दूसरा है ताप। तीसरा है उत्प्रेरक। चौथा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पांचवा है विकिरण। छठा है क्रिया कारकों व उत्पादों की प्रकृति। और यदि सातवां लिखो तो विलायक की प्रकृति। ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले देखो काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। यदि आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दोगे इस पे तो बहुत ही चीज दोबारा ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि ध्यान नहीं दिए तो आपस में कंफ्यूज भी करते हैं कि अभिक्रिया का वेग यानी कब तेज गति से कब धीमी गति से संपन्न होगी, उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो अपन यदि सबसे पहले बात करें तो बोला क्रिया कारकों की सांद्रता।
क्रियाकारकों की सांद्रता। तो आपको पता है कि क्रियाकारकों की सांद्रता या विक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता क्या होता है, समानुपाती लिखा था। अभिक्रिया का वेग नियम क्या था, वेग नियम के द्रव्यमान प्रतिक्रिया नियम के अनुसार अभिकारकों की सांद्रता या फिर क्या बोलते हैं क्रियाकारकों की सांद्रता का सक्रिय उनका सांद्रता का सक्रिय गुणनफल हमेशा किसके, अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया वेग याद रखोगे, यानी क्रियाकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। समझ में आ गया, यानी अभिकारकों या क्रियाकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा, यदि उनकी सांद्रता कम तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा है ताप। तो सामान्यतः बोलते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्या बोलते हैं, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। भाई कोई भी पात्र है जिसमें अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं या कहीं पर लैब में कहीं पर भी करवा रहे हैं, यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अणु एक दूसरे में तेज गति से करने लगेंगे, यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उनमें क्या होगी, टकरें ज्यादा होगी, यानी सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। ताप बढ़ने से होगा क्या, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा में तो टकरें ज्यादा होगी, टकरें ज्यादा होगी तो वो अणु जो उत्पाद परिवर्तित कर सकते हैं, वो अणु जो उत्पाद में परिवर्तित कर सकते हैं उनकी संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जैसे पहले अपन बात करें कि नॉर्मल पात्र में कोई अभिक्रिया हो रही थी, उसमें 5 ही अणु थे जो उत्पाद में परिवर्तन हो रहे थे, बाकी 10 अणु या 15 अणु 20 अणु थे वो जो उत्पाद परिवर्तन नहीं हो रहे थे। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हम आपस में गति करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, गतिज ऊर्जा उसको उत्पन्न होगी, टकरें बढ़ेगी, टकरें में गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, जो उत्पाद में परिवर्तित करने वाले शंकु की संख्या बढ़ेगी, जो पहले 5 थे अब वो 10 या 12 हो जाएंगे। यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक डालते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ये लो चीजें चल रहे हैं। कोई भी उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वो होता है कि जो ना तो खुद का नुकसान करता है, लेकिन जैसा अभिक्रिया में भाग लेता है वैसा क्या वैसा वापस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। या फिर आप एक चीज देखो तो टीचर भी एक उत्प्रेरक का ही काम करता है। कैसे, आप तो 12th क्लास में हो, आपको क्लास पास करनी है, आप खुद क्या हो, अभिकारक हो, उत्पाद में चेंज करना है, रिजल्ट में मार्कशीट चाहिए, पास की चाहिए, अच्छे परसेंटेज की चाहिए, ठीक है। आप अपनी मर्जी से पढ़ते हो, यदि आपको टीचर लगा दिया जाए, उत्प्रेरक डाल दिया जाए, उत्प्रेरक भी 2-3 तरह के होते हैं, उत्प्रेरक भी 2-3 तरह, धीमी गति वाले, मंद गति वाले, तेज गति वाले और कुछ डंडा लेने वाले हो सकते हैं ना, अलग अलग। तो यदि तीव्र गति वाला उत्प्रेरक होगा तो वो जल्दी से क्या करेगा, आपको भी पता रहेगा कि कल जाएंगे तो क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तो उस रीजन के अनुसार यदि उत्प्रेरक डालेंगे तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। और अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ा देता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। अभिक्रिया का वेग को कैसे बढ़ाता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। जैसे ये अभिक्रिया हो रही थी, है ना, जब बिना उत्प्रेरक के, लेकिन ये मैंने यदि उत्प्रेरक डाल दिया तो ये अभिक्रिया और तेजी से संपन्न हो गई। ये बिना उत्प्रेरक और ये उत्प्रेरक, तो ये उत्प्रेरक से हो गई तो ये इसकी क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है ये, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा पहले यहां तक थी, अब इतनी बची है, यानी सक्रियण ऊर्जा में क्या होगी, कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी होगी तो अभिक्रिया तेज गति से संपन्न हो गई। अगला है पृष्ठीय सतह। अगला क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ये अब बोला कैसे, अभिक्रिया का वेग जल्दी से संपन्न कैसे होगी, तो जल्दी से संपन्न के लिए आप बोल सकते हो कि
नमक लेते हैं, क्या लेते हैं? नमक। नमक को पानी में घोलते हैं। एक तो आप पहले जो पुराना आता था मोटा सा इतना डरा लो और उसको पानी के अंदर डाल दो, उसको पानी में घुलने में टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा। अब उसी को क्या करो, थोड़ा सा चूरन बनाओ, उसको क्या बनाओ? चूरन बनाओ और अब डालो तो जल्दी से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। अपन ने उसका चूरन बनाया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अणु का क्षेत्रफल क्या हो गया? वृद्धि होगी। प्रत्येक छोटा सा कण उसका गोल को पूरा का पूरा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई तो वो क्या हो गया? जल्दी से घुल गया, यानी अभिक्रिया क्या हो गई? तेज गति से संपन्न हो गई। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा बड़ा सा लकड़ी है, लठ है, उसको आप जलाना चाहो, जलाओ, जला के छोड़ दो मोटे को, वो आराम से चलता रहेगा, शाम तक चलेगा, 3 घंटे में चलेगा, 5 घंटे में चलेगा। उसी का दूसरा काम करो, उसको बीच में से अच्छे से 5, 10, 15 जगह से इसको काट दो। काटोगे तो हर जगह से काटोगे तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अब उसको जलाओ, जो 2 घंटे में चल रहा था वो 15 मिनट में चल जाएगा, 20 मिनट में, यानी उसमें क्षेत्रफल में क्या होगी? वृद्धि होगी। अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होगी। अगला टॉपिक है विकिरण। क्या है? विकिरण। अब देखो विकिरण की बात ऐसी है कि विकिरण एक तो अभिक्रिया हो अंधेरे में, एक को प्रकाश में। तो ऑब्वियसली बात है कि प्रकाश में अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होती है। आप एग्जांपल लेके कर सकते हो कि H2 + Cl2 twice HCl, एक है कि H2 + Cl2 twice HCl, ये अंधेरे में और ये प्रकाश की उपस्थिति में। ये मंद गति से संपन्न होंगी। कौन सी गति से? मंद से। और ये तीव्र गति से संपन्न होंगी। तो ये किसका प्रभाव हो गया? विकिरण। अगला प्रभाव की बात करते हैं अपन, क्रियाकारकों व उत्पादों की प्रकृति। क्रियाकारकों व उत्पादों की प्रकृति। तुम्हारा क्रियाकारकों उत्पादों की प्रकृति की बात करें तो बोला क्रियाकारकों के बंध, जब क्रियाकार उत्पाद में परिवर्तन होते हैं तो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। आप भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो तो पुराने दोस्त छूटते हैं, नए दोस्त बनते हैं। अब आपकी जितनी क्षमता या जितनी आसानी से पुराने बंध टूट जाएंगे, जितनी आसानी से नए बंध बन जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होगी। वरना वो अभिक्रिया बहुत धीमी गति से संपन्न होगी। क्रियाकार उत्पादों की प्रकृति में करते हैं, पुराने बंध जल्दी से टूटने चाहिए और नए बंध जल्दी से बनने चाहिए। अगली बात करते हैं बोला विलायक की प्रकृति। विलायक, अब माना कि मेरे पास में जो क्रियाकारक है वो ध्रुवीय है। कैसा है? ध्रुवीय। विलायक 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब आपको पता है कि ध्रुवीय को ज्यादा घुलता है, तो यदि मैं ध्रुवीय क्रियाकारक हो और ध्रुवीय विलायक हो तो अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होगी। लेकिन यदि ध्रुवीय विलायक हो और ध्रुवीय क्रियाकारक और अध्रुवीय विलायक हो तो अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होगी। ये अपने 7 जो कारक है इनको आपको याद रखना, टिप्स पे याद रहनी चाहिए। सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक। सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, क्षेत्रफल, विकिरण, क्रियाकारक या उत्पादों की प्रकृति और विलायक की प्रकृति। याद रहेंगे? वापस रिपीट करोगे। सांद्रता किसकी? क्रियाकारक की। ताप, विकिरण, क्षेत्रफल 4। पांचवा क्या हो गया? उत्प्रेरक, पृष्ठ क्षेत्रफल, विकिरण, क्रियाकारक, उत्पादों की प्रकृति और विलायक की प्रकृति। ये अपने इसके प्रभावित करने वाले क्या हो गए? कारक। क्या हो गए? प्रभावित करने वाले कारक। अगला है शून्य कोटि अभिक्रिया। कोटि अपने पढ़ ली थी। कोटि अपन ने की वेग निर्धारक पद। कौन सा? वेग निर्धारक पद में अणु परमाणुओं की संख्या। अब अपन सबसे करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। कौन सी कोटि अभिक्रिया? शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि इसमें इसका वेग नियम पढ़ेंगे, कैसे वेग नियम निकालते हैं, क्या करते हैं आगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के बोलते हैं कि वह अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
क्रियाकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग पर निर्भर नहीं करती। क्रियाकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग पर निर्भर नहीं करती, या अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी क्रिया थी? शून्य कोटि अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग पर निर्भर नहीं करती, यानी सांद्रता का और अभिक्रिया के वेग का कोई रिलेशन इसमें नहीं होता है, यानी सांद्रता पे कोई डिपेंड नहीं करता है कि सांद्रता 2 है, 5 है, 15 है, 50 है, उसका अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरे तरीके से बोले तो अपन ये बोल सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उनके सक्रिय द्रव्यमानों, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों की जो घातें हैं उनका योग क्या हो? शून्य। सक्रिय द्रव्यमानों की घातों का योग क्या हो? शून्य। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि माना कोई ए है जो किसमें चेंज हो रहा है? उत्पाद में चेंज। किसमें चेंज हो रहा है? कौन है? ए उत्पाद में चेंज हो रहा है। अब मुझे इसके लिए अभिक्रिया का वेग भी लिखना है। क्या लिखना है? अभिक्रिया का वेग। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं कि माना प्रारंभिक समय पर, प्रारंभ में माना इसकी सांद्रता क्या थी? ए थी। माना प्रारंभ में इसकी सांद्रता क्या थी? ए थी। तो उस समय उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? 0। देखो समझने के हिसाब से है, बहुत अच्छा समझना। ए उत्पाद में परिवर्तन, पहले ए है और इसमें चेंज हो रहा है, धीरे धीरे उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। माना प्रारंभ में इसकी सांद्रता ए है, तो उस समय उत्पाद की 0 है। तो किसी समय टी पर थोड़े समय के बाद में अपन देखते हैं कि इसकी मात्रा में कुछ बन गई, यानी उसकी सांद्रता क्या होगी? x। क्या हो गई? x। क्या सांद्रता? पहले इसकी सांद्रता a थी जब इसकी 0 थी शुरुआत में, जब t इक्वल टू क्या था? 0। आप लिख सकते हो t इक्वल टू 0, यहाँ पर t इक्वल टू t लिख सकते हो। थोड़े समय बाद में 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड बाद में इसमें माना x सांद्रता होगी। किसकी होगी? कितनी होगी? उत्पाद की x सांद्रता। इसकी सांद्रता कितनी बची? a माइनस x बची नहीं। अब बताओ बोला इसके लिए अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग के लिए वेग नियम क्या था कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारकों का जो सांद्रता है उसके सक्रिय गुणनफल के समानुपाती है। तो ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। कौन है? ए। और ए अभिकारक है तो इसकी क्या होगी? अभिक्रिया का वेग समानुपाती। क्या हो गया? समानुपाती। यदि इसकी सांद्रता की बात करें तो माइनस डी ए अपॉन सॉरी अभिक्रिया का वेग किसकी सांद्रता की बात कर रहा है? ए की सांद्रता। तो समानुपाती क्या होगी? ए की सांद्रता। किसकी? ए की सांद्रता की बात करें। अब अभिक्रिया का वेग है, सांद्रता है, समानुपाती है। समानुपाती को क्या हो जाएगा? के। क्या आ जाएगा? के। तो अभिक्रिया का वेग, इज इक्वल टू के ए की सांद्रता। अब देखो अभिक्रिया का वेग अपन ने पीछे अभी जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा, जो पीछे पढ़ा वहां पर क्या था कि अभिक्रिया के वेग की बात करी तो अपन ने एक क्रियाकारक की बात कर रहे हैं। तो देखो क्रियाकारक की बात करें तो ए है, ए की संख्या में क्या होती है? कमी। तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू वहां पर क्या लिखा था कि माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन dt लिखा था नहीं। अब दूसरा देखो तो
ये किसी समय t पर क्या है a माइनस एक्स, क्या है a माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू a माइनस एक्स है क्या अभिकारक ही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी a माइनस एक्स अपॉन dt इज इक्वल टू, और क्या ले सकते हो उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की है तो हमेशा किसमें आएगा धनावेश में, इज इक्वल टू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया के वेग को मैं यहां लिख सकता हूं, इस अभिक्रिया के वेग को इनमें से किसी को भी मैं क्या लिख सकता हूं यहां लिख सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k और एक की सांद्रता। अब अपन ने क्या बोला है कि शून्य कोटि अभिक्रिया यानी एक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो यहाँ पर एक की सांद्रता क्या है जीरो, एक की सांद्रता जीरो है, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, तो ये शून्य कोटि के लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं k0, तो यदि मैं dt को इधर ले जाऊं तो dx इज इक्वल टू k0 और dt, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित समीकरण, ये dx इज इक्वल टू k0t। अब इस अभिक्रिया को अपन क्या करेंगे इसका समाकलित समीकरण, क्या करेंगे समाकलित, एक बार इसको समझ लो वापस, शून्य कोटि पे a उत्पाद में चेंज हो रहा है, प्रारंभ में जब t इज इक्वल टू 0 तो इसकी a की कुछ ना कुछ सांद्रता थी, कुछ ना कुछ क्या थी सांद्रता 5 4 3 2 कितनी भी आप ले लो, इसके बाद उत्पाद की, तो उत्पाद उसमें क्या था 0, थोड़े समय बाद में किसी समय t के ऊपर आप देखिए तो उत्पाद की यदि 5 थी तो माना 2 बन गई, 2 बन गई तो यहाँ कितनी बच गई 5 में से 2 निकल गई, कितनी बच गई 3, यानी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। अब अभिक्रिया का वेग क्या होता है इसकी एक ही सांद्रता के समानुपाती, समानुपाती से घटाओगे तो क्या आ जाएगा k। अब देखो दूसरा अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt, ये पीछे अभिक्रिया का वेग में पढ़ के आए हैं अपन, इक्वल टू माइनस d a माइनस x लिख दो, चाहे क्वाड्रेटिक हो गया, उत्पाद के लिए भी अपने आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू ये लिख दिया k a की सांद्रता, एक की सांद्रता है शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसलिए एक की सांद्रता निर्भर नहीं करती, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k0, 0 के लिए क्या है ये वेग नियतांक है शून्य कोटि अभिक्रिया का, k0 का मतलब क्या हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। अब ये dx k0 dt ये क्या है अवकलित समीकरण। अब आगे अपन इसको क्या करते हैं समाकलन, क्या करते हैं समाकलन। देखो उसका समाकलन करने का समाकलन करने पर dx k0 dt, यदि इसका समाकलन करेंगे तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा k0 t प्लस c, और c क्या है समाकलन स्थिरांक, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा x k0 का k0 dt का क्या आ गया t, और c क्या है समाकलन स्थिरांक, c को क्या करोगे समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। अब यदि मुझे यहां से c का मान ज्ञात करना है, किसका c का, यदि समाकलन स्थिरांक का मान, समाकलन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है तो c, तो माना t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा t बराबर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर c का मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि t का मान क्या लेंगे 0, 0 क्या हो जाएगा x, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर अपना समीकरण आ जाएगा x
इज इक्वल टू k0t, x इज इक्वल टू k0t, क्योंकि इस समीकरण में आप इसका मान रख दो दोनों का 0 0 इसके अंदर, तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा। कैसे यहाँ पर रखूं, x इज इक्वल टू क्या लिखा, 0 इज इक्वल टू k0t का मान इनटू क्या लिखूं 0 प्लस c, 0 को k0 से इनटू करोगे क्या आ जाएगा 0, और इधर भी क्या है 0, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस में 0, क्या आ गया 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया k0t, यहाँ से k का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्या करते हैं k इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन t, ये समाकलित समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण। यहां से आप चाहे t का मान ज्ञात कर सकते हो, चाहे x का मान ज्ञात कर सकते हो, चाहे k0 का मान ज्ञात कर सकते हो। k0 क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब इसके लिए आप यहां से मात्रक और ग्राफ की बात करेंगे और अर्धयोग का, कल तीन टॉपिक अगले वाले टॉपिक में तीन टॉपिक पढ़ेंगे, मात्रक, ग्राफ और अर्धयोग का, ठीक है।